नमस्कार, स्वागत है अपना जिला के प्राइम बुलेटिन में। मैं हूं अरीबा सिद्दीकी। आइए नजर डालते हैं मेरठ और आसपास के शहरों की बड़ी खबरों पर। यह खबर मेरठ से है। एशिया कप 2025 के महामुकाबले में जैसे ही भारतीय बल्लेबाज रिंकू सिंह ने जीत का चौका लगाया तो पूरा हिंदुस्तान जोश, जुनून और जश्न में डूब गया। जगह जगह पटाखे फूटे, मिठाइयां बंटी और खेल प्रेमियों ने एक दूसरे को गले लगाकर जीत की बधाई दी। इस दौरान खेल प्रेमी देर रात तक ढोल नगाड़ों की थाप पर थिरकते हुए नजर आए और हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता की जय के उद्घोष लगाते हुए दिखाई दिए। बता दें कि ये कोई पहला मौका नहीं था कि जब भारतीय क्रिकेट टीम ने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को एशिया कप में पटखनी दी हो। इस टूर्नामेंट में भारत की पाकिस्तान पर लगातार तीसरी जीत थी, जबकि एशिया कप के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर 9वीं बार खिताब अपने नाम किया। दोनों टीमें इतिहास में पहली बार एशिया कप के फाइनल में आमने सामने थी। वहीं गेंदबाजों के बाद बल्लेबाजी में तिलक ने भारत को जीत का तिलक लगाया। इस दौरान तिलक वर्मा और संजू सैमसन के अलावा शिवम दुबे की आतिशी बल्लेबाजी ने ऐसे विस्फोट किए कि उनकी आवाज पाकिस्तान के इस्लामाबाद तक सुनाई दी। एशिया कप के महामुकाबले में तिलक वर्मा ने बेहतरीन 69 रनों की नाबाद पारी खेली, जिसके चलते एक बार फिर जीत की खुशी से हर भारतीय का सीना गर्व और गौरव से 56 इंच का हो गया। महाराष्ट्र के कोल्हापुर से पूर्व सांसद राजू शेट्टी रविवार शाम ट्रांसपोर्ट नगर निवासी विश्व श्रमण संस्कृति श्री संघ के राष्ट्रीय महामंत्री सुदीप जैन के निवास पर पहुंचे। सुदीप जैन ने बताया कि महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले स्थित नंदानी मठ में रह रही हथनी माधुरी को वंतारा भेजे जाने के विरोध में निकाली गई 45 किलोमीटर की पदयात्रा का नेतृत्व राजू शेट्टी ने किया था, जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार इस मामले को लेकर गंभीर हुई थी। सुदीप जैन ने कहा कि हमें गर्व है कि राजू शेट्टी जैन समाज से हैं और दक्षिण भारत के बड़े किसान नेता के रूप में जाने जाने वाले हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन जनसेवा को समर्पित कर दिया। सुदीप जैन ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर जैन समाज को अल्पसंख्यक का दर्जा दिलाने में पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य के साथ राजू शेट्टी जी का अहम योगदान रहा है। पूर्व सांसद राजू शेट्टी ने कहा कि अब उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम का जैन समाज एक हो चुका है और हम किसी भी तरह अपने धर्म, तीर्थ और संस्कृति के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज समाज को सुदीप जैन जैसे युवाओं की आवश्यकता है जो समाज के हर मुद्दे को निडरता के साथ उठाते हैं। आज हमारा राजनीतिक अस्तित्व खत्म किया जा रहा है। सुदीप जैन जैसे युवाओं को राजनीति में आना चाहिए। राजू शेट्टी ने कहा कि हमें पूरी उम्मीद है कि हथनी माधुरी दीपावली से पहले नांदनी मठ वापस आ जाएगी। विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर सोमवार को वार्ड 44 से भाजपा पार्षद उत्तम सैनी ने क्षेत्रीय लोगों के साथ कमिश्नरी चौराहे पर प्रदर्शन किया। इस दौरान क्षेत्रीय लोगों के साथ साथ प्रदर्शन कर रहे भाजपा पार्षद उत्तम सैनी ने आरोप लगाते हुए बताया कि पिछले काफी समय से नगर निगम में विभिन्न विकास कार्यों में भ्रष्टाचार और अनियमितताएं देखने को मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि लोहिया नगर में कूड़ा निस्तारण प्लॉट के टेंडर में अधिकारियों द्वारा विशेष ठेकेदारों को देने का चक्कर में लगातार अनियमितता बरती जा रही है, जबकि इस मामले को लेकर कई बार पार्षद नगर निगम के अधिकारियों से मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। बंद करो। आज हम लोग यहाँ पर शहर की समस्याओं को लेकर इकट्ठा हुए हैं। हम देख रहे हैं कि लोहिया नगर के अंदर कूड़ा प्लांट हमारा लगा हुआ है, जहाँ कूड़े के ढेर हैं। उसके निस्तारण के लिए हम 10-11 महीनों से लगातार टेंडर की प्रक्रिया करते हैं, लेकिन क्या है, हमारे जो अधिकारी हैं वो अपने किसी विशेष ठेकेदार को देने के लिए लगातार उस टेंडर में कुछ न कुछ कमियां निकालकर उसे निरस्त कर रहे हैं। हम उनसे ये चाहते हैं, हम कमिश्नर साहब से, कि भाई ऐसे जो अधिकारी जो ये भ्रष्टाचारी यहाँ पर फैला रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हमने देखा हुआ अभी गौशाला प्रकरण के अंदर जो है हमारा डॉक्टर स्वास्थ्य अधिकारी था, उसे हमने जेल भेजा। क्या केवल स्वास्थ्य अधिकारी जिम्मेदार था? और भी अधिकारी थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। डॉक्टर जेल गया, जेल से बाहर आ गया जमानत पर, लेकिन जो हमारा उसने करोड़ रुपए निगम का खाया, उसकी रिकवरी कौन कराएगा? ऐसी समस्याओं को लेकर आज कमिश्नर के आए हैं। दूसरा, हमारे जो कर्मचारी गौशाला के अंदर काम कर रहे थे, उनकी क्या गलती है? उन लोगों को जब आप चारा पानी की व्यवस्था नहीं दोगे तो गायों को क्या खाएंगे? तो वहाँ का जो बाबू है, कुलदीप वगैरह, उन सब ने मिलकर उन कर्मचारी अपनी नाकामी छुपाने के लिए उन कर्मचारियों को वहाँ से हटा दिया। तो हमारी मांग है उन कर्मचारियों को भी तत्काल रूप से नौकरी पर रखा जाए। जब तक ये ऐसे अधिकारी या निगम के अंदर रहेंगे, ये निगम नहीं चल पाएगा, हमारे शहर का नुकसान होता रहेगा। और नगर आयुक्त के एक ऐसा अधिकारी आया कि हम तो चाहते हो नगर आयुक्त की छोड़ के अपनी अधिकारीगिरी वो एक ठेकेदार बन जाए।
शहर के अधिकांश इलाकों में अवैध रूप से रोहिंग्या और बांग्लादेशी रहकर देश और प्रदेश का माहौल खराब कर रहे हैं, जो आने वाले समय में किसी भी अप्रिय घटना को घटित कर सकते हैं। सोमवार को हिंदू स्वाभिमान परिषद के सदस्यों ने प्रेस वार्ता की। राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भारद्वाज ने बताया कि संगठन इस बात की शिकायत लगातार नगर निगम मेरठ के अधिकारियों और कर्मचारियों से कर रहा है, जहां लोहिया नगर और घोसीपुर आदि इलाकों में अवैध रूप से बांग्लादेशी एवं रोहिंग्या रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिंदू स्वाभाविक परिषद की शिकायत के बाद नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची और अवैध रूप से रह रहे लोगों को हटाने के लिए पहुंची, तो वहां मौजूद बांग्लादेशी एवं रोहिंग्या एवं स्थानीय ग्रामवासियों ने नगर निगम मेरठ की टीम का घेराव किया और इस दौरान स्थिति की नाजुकता को देखते हुए नगर निगम की टीम को वापस लौटना पड़ा। अगर इनकी भाई झोंपड़ियों की तलाशी ली जाए तो उसमें जो है झोंपड़ियों में अवैध हथियार भी मिलेंगे और ये गौमांस का नगर निगम का प्रशासन में आता। अब देश की जो स्थिति है आप चारों तरफ देख ही रहे हैं, कोई कहीं आई लव मोहम्मद है, तो ये योगी जी की सरकार को जो है विफल करना चाह रहे हैं और ये जो इनके मंसूबे हैं किसी भी रूप में। आज की जो प्रेस वार्ता है, हमने काफ़ी समय पहले जो है लोहिया नगर थाने को, एडीएम सिटी साहब को और नगर निगम के अधिकारियों को सूचना दी थी कि अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या जो है घोसीपुर में थाना लोहिया नगर अंतर्गत रह रहे हैं, तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। संगठन लगातार इस विषय में सूचना देता रहा, तो 27 तारीख में जो संपत्ति अधिकारी शरदपाल जी वहाँ पहुँचे, लेकिन वहाँ जो वसीम गाजी नाम का एक व्यक्ति है उसने वहाँ गाँव वालों को एकत्रित किया और जो नगर निगम की टीम पहुँची उसे खदेड़ दिया गया। हमारे पास शरदपाल जी की रिकॉर्डिंग है, उन्होंने साफ बताया ये लोग बांग्लादेशी हैं और हमें वहां से भगा दिया गया। अब स्थिति वहां इतनी विपरीत है कि 3 साल पहले वहां बम भी फटा था झुग्गी झोंपड़ियों में, उस पर भी प्रशासन चेता नहीं। कोई बड़ी भी घटना हो सकती है। ये झुग्गी झोंपड़ियों में हथियार से लेके, गौमांस से लेके, मादक पदार्थों से लेके सब चीज का जो है इनका यहाँ जखीरा मिल सकता है। अभी तक इनका पुलिस वेरिफिकेशन नहीं है। जब इनका पुलिस वेरिफिकेशन नहीं है, कल कोई अपराध करके यहाँ से बांग्लादेश भाग जाए तो पुलिस कैसे ढूंढेगी इन्हें? आधार कार्ड और पैन कार्ड फर्जी बनवा लिए गए, जबकि पैन कार्ड उस आदमी का बनेगा जिसका स्थायी कोई पता होगा। क्या झुग्गी झोंपड़ी का आधार पर पैन कार्ड बन सकते हैं? तो ये जांच का विषय है। इसमें स्थानीय प्रशासन से हम लोग मांग कर रहे हैं कि तत्काल इनकी जांच हो और इन्हें झुग्गी झोंपड़ी वालों को इस पवित्र भारत भूमि से खदेड़ के जो है वापिस बांग्लादेश और रोहिंग्या जहाँ भी ये जाएंगे वहां भेज देंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से लेकर 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इसे सेवा पखवाड़े के रूप में मना रहे हैं। इस दौरान भाजपा नेता और कार्यकर्ता लगातार जनता के बीच जा रहे हैं और भाजपा सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को बताकर स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ का नारा दे रहे हैं। इसी कड़ी में राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ व्यापारियों के बीच मेरठ आबुलेन पहुंचे और भाजपा सरकार द्वारा की गई जन कल्याणकारी योजनाओं को बताया। इस दौरान राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि एक तरफ जहां जीएसटी की दरें कम करके न केवल देश की जनता को राहत प्रदान की गई, तो वहीं स्वदेशी अपनाकर देश आत्मनिर्भर बन रहा है। आज का यहाँ आगमन का उद्देश्य है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा सेवा पखवाड़ा। उस क्रम में आज 3 वीडियो वैन जारी की जाएंगी जो 2 अक्टूबर तक जनता के बीच में जाएंगी। उसमें 35 मिनट की तो फिल्म है आदरणीय मोदी जी के जन्मदिन पर, और उसके बाद जीएसटी के संबंध में जो भारत सरकार ने किया है वो, और सबसे बड़ी अपील प्रधानमंत्री की है कि स्वदेशी अपनाओ, लोकल फॉर वोकल, विदेशी सामान का उपयोग घर में कम से कम मत करो। जहां बहुत इमरजेंसी हो तो भले करो, लेकिन सामान्य जनजीवन में अपने घरेलू देशी सामान का। एक तरफ जहां राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी आबुलेन पर व्यापारियों के बीच में थे, तो वहीं कैंट विधायक अमित अग्रवाल और महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी कार्यकर्ताओं के साथ सदर बाजार पहुंचे। यहां सदर बाजार व्यापार संघ के पूर्व प्रधान व वर्तमान महामंत्री सुनील दुआ भी विधायक अमित अग्रवाल के साथ मार्केट में दुकानदारों के बीच गए और जीएसटी की दरों में हुई कटौती के फायदे लोगों को बताए।
मेरठ के सरूरपुर थाना क्षेत्र के भूनी गांव में एक युवक की नृशंस हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि मजदूरी करने वाला पवन रविवार देर रात अपनी भतीजी के व्रत के लिए सामान लेने दुकान गया था। इसी दौरान गांव के ही विकास और उसके भाई मोतीलाल से कहासुनी हो गई। रात की शराब के नशे में पवन मोहल्ले के एक चबूतरे पर सो रहा था, तभी मौका पाकर मोतीलाल वहां पहुंचा और ईंट से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। आरोपी ने 15 से ज्यादा वार किए, जिससे पवन की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। शोर सुनकर लोग पहुंचे, लेकिन तब तक आरोपी फरार हो चुका था। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है। मामला ये हुआ जी, मैं मेरा भाई पवन अपनी भतीजी के लिए चौपले पर व्रत का सामान लेने गए थे जी। सामान लेकर आते जी हमें सड़क पर मिला विकास ने पूछी, हाँ भाई मेरे हिस्सा आप सामान क्यों नहीं ले रहे हो? हमने कहा भैया काम कर रहे सामान तो कहीं से। उनका नहीं, गिट्टा लो चमट्टो तमें सामान मेरे हिस्से ठाओगे तो ठीक है जी। इतने में यो बात होती रही। इतने में पहुंच गया जी सोनू उर्फ मोतीलाल। उसने कही कि तुम घर को चलो, मैं तुम्हें घरों देखूंगा। घर आने के बाद में जी हमारा चच्चा का लड़का था, पी खा रहे होंगे, मुँह भाषा आई होगी। मुँह भाषा होने के बाद में जब जी वहाँ पवन सो रहा था, उसने आके जी इसी रंजिश में उसके जी ईंट मार के जी उसकी हत्या कर दी जी मक्की में। अगली खबर बागपत से है। रांची सीआरपीएफ में तैनात क्रिप्टो ऑफिसर की गोली लगने से मौत हो गई और जवान के शव को सोमवार को बागपत लाया गया, जहां उसका सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। वहीं मृतक जवान के परिजनों ने आरोप लगाया कि उसने आत्महत्या नहीं की, बल्कि उसकी साजिश तहत गोली मारकर हत्या की गई है। फिलहाल परिजनों ने सीआरपीएफ के अधिकारियों से मामले की जाँच कर कार्रवाई की मांग की है। दरअसल आपको बता दें कि मृतक जवान रमेश कुमार शहर कोतवाली क्षेत्र में इंदिरा कॉलोनी का रहने वाला था और उसके परिजनों ने बताया कि वह सीआरपीएफ में भर्ती हुआ था और रांची में ट्रेनिंग पूरी होने पर 25 सितंबर को उसकी परेड शपथ हुई थी, जिसके चलते ही वह काफी खुश था और सीआरपीएफ में क्रिप्टो ऑफिसर के पद पर तैनाती मिली थी और 26 सितंबर को उसकी ड्यूटी भी लगी थी। लेकिन सेना के अफसरों का फोन आया कि बाथरूम में रमेश ने सर्विस गन से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। तो परिजनों को विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने हत्या का आरोप लगाते हुए अधिकारियों से जांच कर कार्रवाई की मांग की है। वहीं आज सेना के जवान और अफसर उसके शव को बागपत लेकर पहुंचे, जहां मृतक रमेश के शव का सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। मेरा छोटा भाई शहीद हुआ है, इस बात को लेकर मैं संतुष्ट नहीं हूँ कि वो खुद आत्महत्या कर सके। वो ऑल इंडिया टॉपर था। अभी उसकी ट्रेनिंग 25 तारीख को कंप्लीट हुई। परिवार से सकुशल उसने बात करी, ठीक ठाक बात हुई, कोई टेंशन वाली बात नहीं थी। तो मेरी समझ में बात नहीं आ रही कि वो सुसाइड कैसे कर लगा। जो आदमी ट्रेनिंग में नहीं घबराया, किसी बात से पीछे नहीं हटा, तो वो एकदम से ऐसे घटना को कैसे अंजाम दे देगा। मैं चाहूँ कि उसकी पूरी जांच पड़ताल हो, निष्पक्ष हो, और हमारा डाउट है कि उसका मर्डर हुआ है, उसकी सुसाइड नहीं हुआ। ये रांची में सिग्नल सेंटर में जो ट्रेनिंग कर रहे थे, उसकी पीओपी हुई थी 25/9/2025 को। जो ये सिग्नल एसआई ऑपरेटर में भर्ती थे, सिग्नल क्रिप्टो में थे, जो सीक्रेट ब्रांच होती है। 25 तारीख को उनकी कसम परेड हुई, हंसी खुशी सब कुछ, शाम को बातचीत हुई, सब कुछ वीडियोग्राफी भी सब कुछ शाम को दिखाई, घर वालों को भी, मेरे को भी बातचीत हुई, मेरे को भी बड़ी खुशी हुई। फिर 26 तारीख को उनकी ड्यूटी थी। रात को 12:30 बजे से 3 बजे तक उसकी ड्यूटी थी, जो बताया गया है। उसके बाद में ने बताया है कि जो साहब ने बताया कि उसने अपनी सर्विस राइफल से अपने आप को गोली मार ली बाथरूम में। वो 4:50 पर जो कार्तिक नाम का लड़का हो गया बाथरूम में, उसने देखा, तो उसके बाद में उसने बताया कि ऐसे बात हो गया है। हमें तो पता भी साहब ने सीधा भी नहीं बताया। घर पर फ़ोन किया, घर से फिर हमने नंबर लिया, नंबर लेकर अपने साहब से बात किया, क्या बात हुई, बोले से मैं ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि शाम को बात करी, कोई टेंशन वाली बात तो है नहीं थी। ये मतलब कि जो लड़का गोली मार ले और मारता तो पहला मारता, जो कठिन परिस्थिति हुई थी उसके साथ, जो हार्ड ट्रेनिंग चल रहा है उसमें मारे, जब फाइनल हो गया उसमें क्या गोली मारनी।
कोई दिक्कत हो रही है। ये तो एक मतलब सोची समझी साजिश के तहत ये हुआ है, तो मान नहीं सकता। अधिकारी से बात करें कि इसकी फोरेंसिक जांच की जाएगी और इस जड़ इसकी तह तक जाएंगे, जहाँ तक है, जहाँ तक गहराई तक जा करके इस बात की सच्चाई आपके सामने ला कर अगली खबर बुलंदशहर से है। बुलंदशहर में पूर्व विधायक के भतीजे से लाखों रुपए की लूट का मामला सामने आया है। दरअसल यूपी के बुलंदशहर में पूर्व विधायक विजेंद्र सिंह का भतीजा पवन देर रात खुर्जा से अपनी डेयरी बंद कर घर लौट रहा था। तभी रास्ते में 2 बाइक सवार लुटेरों ने तमंचे के बल पर उससे 20,000 की नकदी, सोने की चेन और स्कूटी लूट ली और मौके से फरार हो गए। वहीं पवन ने घर पहुंचकर डायल 112 पर कॉल करके इस पूरी घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन की और पवन से पूरी घटना की जानकारी ली। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है। करके आ रहा था, अच्छा, और अचानक 2 लोगों ने स्प्लेंडर मोटरसाइकिल थी बगैर नंबर की, उन्होंने मुझे रोका और उनके पास कट्टा था, मेरे संग लूट करी, सोने की चैन खींच ली। 18,000 एक है, 2,000 रुपये एक है, 20,000 रुपये। डेयरी का काम है, पता ही नहीं, मेरे संग तो बहुत बड़ी घटना हुई है, मुझे उन्होंने मारा भी है। पुलिस को 112 नंबर पर कॉल कर दी। बुलंदशहर पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने राशिद हत्याकांड में एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। दरअसल राशिद की हत्या उसी के भतीजे मुजम्मिल ने पैसों के लिए की थी। पुलिस ने बताया कि राशिद का भतीजा मुजम्मिल एविएटर ऐप से कर्ज में डूबा हुआ था, जिसके चलते उसने अपने ताऊ राशिद को 23 सितंबर को घर से गायब किया, जिसके बाद उसी दिन राशिद की चाकू से सिर और गर्दन काटकर हत्या कर दी। हत्या के बाद मुजम्मिल ने राशिद के बेटे को मैसेज कर 5 लाख रुपए की फिरौती की मांग की। वहीं खानपुर पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर बाग में दबा शव और हत्या में इस्तेमाल चाकू बरामद किया है। साथ ही पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा करते हुए आरोपी मुजम्मिल को जेल भेज दिया है। थाना खानपुर में 23/9/2025 को वादी ताहिर ने अपने पिता की गुमशुदगी के संबंध में थाना खानपुर पर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। उसके अगले दिन जो ताहिर के मोबाइल फ़ोन पर मैसेज आया, जिसमें उसके पिता को छोड़ने के एवज में 5 लाख की फिरौती की मांग की गई। इस क्रम में थाना खानपुर और SWAT टीम की संयुक्त कार्रवाई में आरोपी मुजम्मिल को गिरफ्तार किया गया और उसकी निशानदेही पर राशिद की बॉडी बरामद की गई। इस संबंध में थाना कानपुर को मुकदमा अपराध संख्या 235/25 धारा 140 BNS पंजीकृत किया गया था, जिसमें पटक की धारा बढ़ाई गई। इसमें आरोपी मुजम्मिल जो है राशिद से पहले से संपर्क में था और उससे पैसे भी उधार लिया था और एविएटर ऐप पर वो काफ़ी पैसे हार चुका था और उसके ऊपर काफ़ी कर्जा हो गया था। और इस कर्जे के पैसे को चुकाने के एवज में उसने जो है राशिद को अपहरण कर उसकी पहले हत्या कर दी। उसके बाद जो है फिरौती की रकम उसके बेटे के फोन पर 5 लाख रुपये की मांग की। आरोपी को गिरफ्तार कर आला कत्ल बरामद किया गया है और 100 को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। आरोपी से पूछताछ के पश्चात उसे न्यायालय में रिमांड हेतु प्रस्तुत किया गया। गाजियाबाद में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर के साथ छेड़छाड़ कर उसे सोशल मीडिया पर अपलोड करने का प्रयास किया। पुलिस ने इस मामले में आरोपी बिलाल पर कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ IT एक्ट की संबंधित धाराओं और अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। अपना जिला के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मेरठ और आसपास के शहरों की बड़ी खबरों के लिए अपना जिला से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।